आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में हमको जनरली तीन चीज निकालना सीखना है। पहला माध्य, माध्यिका और बहुलक। दो चीज और आ जाता है, परिसर भी ज्ञात करना कभी कभी आता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि सांख्यिकी क्या चीज है। देखिए, सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स मतलब आपको कोई, इसका यूज क्या है पहले ये चीज समझ लीजिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि कोई छोटे छोटे आंकड़े दिए गए, जैसे हमारे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग बच्चों के हाइट अलग अलग हैं। ठीक, तो उनका अगर हम लिस्ट तैयार करें, तो लिस्ट तैयार करना जो प्रोसेस है ना, यही एक सांख्यिकी है। हम लोग कह सकते हैं, नाइन्थ में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आंकड़ों होते हैं, आंकड़े मतलब क्या होते हैं, जो डेटा दिए गए होते हैं। तो सांख्यिकी में कुछ ना कुछ हमको डेटा मिलेगा, आंकड़ा मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आंकड़ा मिलेगा। इन आंकड़ों का हम लोग क्या कहते हैं, इन आंकड़े को हम लोग कहते हैं डेटा। इसको क्या कहेंगे, डेटा। इसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करेंगे, फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे ग्राफ वगैरह के मेथड से, फिर एनालिसिस करेंगे, किसी के सामने व्यक्त करेंगे। तो इसी सब प्रोसेस को जिसमें पढ़ा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंकड़ों का हम लोग क्या क्या करते हैं। पहला चीज एकत्रीकरण, एकत्रीकरण। एकत्रीकरण को अंग्रेजी में कलेक्शन कहा जाता है। एकत्रीकरण का मतलब कलेक्शन। दूसरा होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है इसको क्लासिफाई करना। ठीक, उसके बाद तीसरा होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अगला पॉइंट होता है हमारा विश्लेषण, जिसको एनालिसिस कहते हैं, विश्लेषण। और लास्ट पॉइंट होता है हमारा व्याख्या। ठीक है, इसको समझिएगा बड़े ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है। एकत्रीकरण का मतलब होता है, एकत्रीकरण हमको कम समझ में आएगा, लेकिन कलेक्शन ज्यादा समझ में आएगा। एकत्रीकरण मतलब कलेक्शन। कलेक्शन समझते हैं ना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण आता है। तो वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। प्रस्तुतिकरण मतलब रिप्रेजेंटेशन। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। और व्याख्या मतलब डिफाइन कर सकते हैं। समझिए क्या चीज है, हमको कोई डेटा दिए गए, जैसे हमारे क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। तो अगर हम इन सबको कलेक्ट करेंगे, तो इसको एकत्रीकरण कहेंगे, एक डेटा हो गया। उसके बाद होता है वर्गीकरण। अगर क्लासिफाई कर दे, लड़कों की संख्या अलग, लड़कियों की संख्या अलग कर दे, तो ये भी हो गया। या फिर ये भी हो सकता है जूते के साइज के आधार पर बात, जैसे 5 नंबर के जो जूते जो बच्चे पहनते हैं उनका अलग लिस्ट, 6 नंबर जो पहनते हैं उनका अलग, 7 नंबर जो पहनते हैं उनका अलग। तो ये भी क्लासिफिकेशन हुआ, बांटना हुआ। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अगर हम इसको किसी ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे, जैसे नाइन्थ में हम लोग बहुत सारे ग्राफ को पढ़े, बार ग्राफ पढ़ना, पाई चार्ट पढ़ना, तो ऐसी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस सब में भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं, डिफाइन करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब एनालिसिस करना। ठीक है, मतलब चेक करना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, अपने ग्रोथ को दिखाने के लिए इस मेथड का उपयोग करती है, विश्लेषण का। पहले रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सांख्यिकी का उपयोग ज्यादातर कंपनियों में होता है। हम लोग मैच देखते हैं, मैच में देखते हैं पहले टीम और दूसरी टीम का ग्राफ दिखाता है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ही तो है सांख्यिकी। ठीक, पहले टीम का रन, दूसरे, तो पहले ओवर में कितना रन पहले टीम ने बनाया, दूसरे ओवर में कितना रन बनाया, इसी का ग्राफ बनाया जाता है। उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, हम लोग उस पर चिंतन करते हैं कि कौन सी टीम का रन ज्यादा स्कोर हो जा रहा है। ठीक, और उसी को व्याख्या करेंगे, किसी के सामने बता देंगे, किसी को समझा देंगे, तो उसी को हम लोग व्याख्या कर देंगे। तो इस प्रकार इसका डेफिनेशन तैयार होता है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करते हैं। कॉमा दे के लिखिएगा, सांख्यिकी कहलाता है। तो इसका डिफाइन भी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन इसका। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, सांख्यिकी गणित की
वह शाखा है, शाखा मतलब ब्रांच, जैसे बहुत सारे मैथ में बहुत सारे भाग है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब क्या है, भाग हैं, शाखाएं हैं। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का क्या करते हैं, एकत्रीकरण वर्गीकरण प्रस्तुतिकरण विश्लेषण तथा व्याख्या करते हैं, व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं, डायरेक्ट लिखिए, व्याख्या करते हैं। ये हमारा सांख्यिकी का फुल टू फुल डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसमें तीन ही चीज हमको सीखना है। पहला चीज की माध्य निकालना, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक, तीन मेन चीज हैं, ठीक। इनको हम लोग सीखेंगे। इसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। माध्य निकालने की 3-4 विधि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक, जिसमें हम लोग आज सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट माध्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या, ये आता कहां से, इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो इसको आप लोग पहले से नोट कर लीजिए अच्छा से, और फिर हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट जो होता है, माध्य को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम फोकस करते हैं कि माध्य क्या होता है और माध्य के अन्य नाम क्या होते हैं। देखिए, माध्य को ही कहा जाता है समांतर माध्य या अंक गणितीय माध्य, अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, सिंपली जनरली भाषा में इसको माध्य कहा जाता है। माध्य होता क्या है, तो देखिए, हम लोग मैथ में औसत या एवरेज निकालना हम लोग जानते हैं, ठीक है, सेम वही चीज होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि यदि दी गई संख्याओं के औसत समान होते हैं, यह दी गई संख्याओं के औसत के समान होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो औसत हम लोग निकालेंगे, कुछ संख्या हमको दिया गया होगा, उसका औसत निकालेंगे, वही उसके माध्य के बराबर हो जाएगा। या फिर इसका सिंपल मॉडिफाइड डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि माध्य एक संख्याओं के समूह में वह संख्या होता है जो उस ग्रुप में, जो उस डेटा में दिए गए सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक, कंडक्ट करता है, ठीक, उसी को हम लोग माध्य कहते हैं। और माध्य को डिनोट करने का तरीका है, इसे एक्स के ऊपर एक छोटा सा लाइन जिसको बार कहा जाता है, एक्स बार से दर्शाया जाता है, ऐसे डिनोट करते हैं। अब माध्य निकालने का दो तरीका है। अगर हमें बंटन जो दिया होगा वो सिंपली दिया होगा, मतलब बारंबारता बंटन के रूप में नहीं दिया होगा। अगर जो डेटा दिया गया है, जो आंकड़ा दिया गया है, वह बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तो उसको निकालने का तरीका अलग है, और यदि बारंबारता बंटन के रूप में दिया है तो उसको निकालने का तरीका अलग है। माध्य निकालने की 3-4 विधियां जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं पहले माध्य निकालने की विधियां। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, माध्य ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। इन विधियों में केस आता है, केस मतलब सिचुएशन आता है। पहला सिचुएशन हमारा ये है, यदि आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में न हो, बारंबारता बंटन के रूप में न हो। यदि आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो तो हम लोग उसका माध्य कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, वह डेटा इस प्रकार है। ये पहला है x1, x2, x3, x4, x5 डैश डैश करके यह कहाँ तक देगा हमको, xn तक अगर दिया गया हो। तो यहाँ पे हमें ये चीज नहीं बता रहा है कि यह x कितनी बार है, x2 कितनी बार है, ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, अर्थात इनकी बारंबारता नहीं दिया गया। बारंबारता मतलब कोई संख्या किसी आंकड़े में कितनी बार है।
ये चीज नहीं दी तो इसको माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य निकालना हो तो लिखेंगे माध्य, और यहाँ पे आप कॉमा दे देंगे। और माध्य को कैसे डिनोट करते हैं, सभी को पता है कि एक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर क्या होगा, इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और प्लस डैश डैश करके कहाँ तक, xn तक, ठीक। और बट्टा में इनकी जो कुल संख्या है, जैसे हम लोग औसत में निकालते हैं, कुल संख्या काय को है, तो 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक है, n तक, तो बट्टा में लिख देंगे n। यही हो गया माध्य का हमारा फॉर्मूला। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, कितना मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा, देखो कैसे। मैथ में एक सिग्मा साइन होता है, ग्रीक वर्ड होता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं सम को दिखाने के लिए, सम मतलब जोड़ को। तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे एक सिग्मा बना दिया, ठीक है। और सिग्मा बना दिया और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर कितना है, 1 से लेकर के n तक, तो 1 मतलब i बराबर देगा 1 और कहाँ तक है या n तक, और यहाँ पे लिख देंगे xi, और बटा में यह n है तो यहाँ भी n। तो माध्य का एक ये भी फॉर्मूला हो गया कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n और xi, यहाँ पे क्या रखेंगे, xi। i का मान आप 1 रखेंगे, फिर 2 3 ऐसे करके रखते रखते कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, ठीक है। और इनका सबका जोड़ होता है। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक स्टार देके लिख लोगे कि n सिग्मा, सिग्मा जो है सम को डिनोट करता है, सम मतलब सम ऑफ ऑल डेटा, सभी डाटा जो होते हैं उनका सम डिनोट करता है कौन, सिग्मा। और यहाँ पे सिग्मा के द्वारा n जो होता है उनकी संख्या होती है, कितनी संख्या है। तो यहाँ से हम एक और इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सभी प्रेक्षणों का योग, सब प्रेक्षणों को जोड़ रहे हैं ना, अब बट्टा में सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां से एक माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग सभी प्रेक्षणों का योग और बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। यही फॉर्मूला तो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये माध्य निकालने का बहुत छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। हमको और भी बहुत सारे फॉर्मूला, डेविएशन फॉर्मूला, पग विचलन एक विधि होता है, उसके द्वारा बहुत सारी विधियों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इतने में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमको कुछ दिया है, क्या दिया है देखना है। एग्जाम्पल में दिया है हमको कि 3, 5, 7, 9, 8, 2 का माध्य या समांतर माध्य निकालें, माध्य ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे, मुझे पता है अभी तक बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बन गया होगा। क्या करते हैं, तो माध्य बराबर लिखेंगे x बार। अभी तक हम लोग माध्य लिखते थे, तो अब माध्य नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x बार इज इक्वल टू 3 + 5 + 7 + 9 + 8 और +2। अब बट्टा में इनकी संख्या कै गो है, 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में 6, ठीक। जोड़ लीजिए 8 2 10 और 10 7 9 16, 10 16 26, 26 और 5 31, 3 34, बट्टा में 6। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 17 दूना 34 बराबर 17/3। यही हमारा आंसर हो गया। अगर पूर्णांक में कटने वाला होगा तो आसानी से पूर्णांक में, जनरली मैं अपने से एग्जांपल लिए इसलिए कटने वाला नहीं मिल पाया, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन निकालने का तरीका। अब देखिए ऐसे बहुत सारे दे देंगे, ऐसे भी देता है कभी कभी। एक और क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दे, लिख दे कि 3, 4, x, 7, 8 तथा 4 का 4 नहीं, यहाँ पे 8 कर दिए क्योंकि 4 तो है ही, 8 का माध्य
7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हमें x दे दिया जिसको निकालना है और इस पूरे का माध्य दे दिया। तो हम क्या जानते हैं, माध्य x बार बराबर कितना दिया है हमारे पास, माध्य का मान दिया है 7। तो x बार कैसे निकालेंगे, 3 + 4 प्लस ये x + 7 प्लस 8 और प्लस 8, यहाँ पे 8 नहीं 9 कर दीजिए क्योंकि 8 तो है ही 9, तो यहाँ भी हो जाएगा 9 बराबर 7। अब बट्टा में ही कितना हो जाएगा, जोड़िए तो कई गो है, 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में 6। अब ऐड कर लीजिए इसको, 3 4 7 7 7 14 और 14 और 8 22 और 22 9 कितना हो जाएगा 31 बट्टा में 31 अब प्लस x अब बट्टा में 6 बराबर कितना 7। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो 31 + x बराबर 6 सते 42, तो x बराबर 42 माइनस 31, 2 में से 1 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 1, 11, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो 11 अगर हम यहाँ पे रखेंगे और इन आंकड़ों का माध्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ये मैं दोनों एग्जाम्पल अपने से लिया था, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग इसको उतार लेंगे। और अब हम लोग आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम एक ही तरह का क्वेश्चन है। इसको बनाने की दो विधियां है, एक बाई कॉन्सेप्ट पे और एक बाई ट्रिक है, ठीक। तो दोनों को देखते हैं हम लोग, ठीक। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 14.1 में पहला क्वेश्चन आप खूब ध्यान से पढ़िए। कह रहे कि 11 परिणामों का माध्य 30 है और यदि प्रथम 6 परिणामों का माध्य जो है 28 है। 11 परिणाम मतलब 11 गो आंकड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला बनाने का तरीका देखिएगा, 11 परिणाम का मतलब कितना आंकड़ा होगा, 11 आंकड़ा होगा। 11 आंकड़ा क्या क्या हो सकता है, x1 x2 x3 x4 और डैश डैश कहाँ तक है x11 यहाँ तक होगा। और इनका माध्य जो दिया है वह 30 दिया है। तो इनका माध्य निकालने का तरीका क्या है, इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़िए x1 + x2 + x3 और प्लस डैश डैश कहाँ तक x11। इन कुल की संख्या कितनी है, सबकी संख्या प्लस कर दीजिए, सबकी संख्या क्या है 11, तो 11 अब बराबर इनका माध्य कितना हो गया 30। नहीं समझ में, क्वेश्चन में बोला है कि 11 परिणामों का माध्य जो है वह कितना है हमारे पास 30 दिया है। तो 11 परिणाम क्या क्या होगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11, ठीक। इन सबको जोड़ेंगे बट्टा 11 से, तो ये इसका माध्य निकल जाएगा। माध्य क्वेश्चन में कितना दिया है 30। अब यहाँ पे क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से x1 + x2 + x3 और प्लस डैश डैश कहाँ तक x11 और बराबर 11 में 30 से क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ पे 11 में 30 से, तो 11 तिया 33, 330। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मानिएगा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कह रहा है कि प्रथम 6 परिणामों का माध्य, तो पहले से 6 को परिणाम क्या होगा, तो पहले से 6 को परिणाम होगा x1, x2, x3 डैश डैश कहाँ तक x6। ये हमारा हो गया प्रथम 6 परिणाम। अब कह रहा है कि इनका माध्य, तो इनका माध्य मतलब इनको भी जोड़ करके 6 गो है तो 6 से भाग x2 + x3 + x4 और प्लस x5 + x6 और बटा में इन कुल की संख्या कितनी है 6, तो बराबर ही कितना दिया है, प्रथम 6 परिणामों का माध्य कितना दिया 28 दिया है। कितना दिया है 28। अब यहाँ भी हमको क्या करना होगा, क्रॉस गुणा करना होगा। कर देते हैं क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या होगा x1 + x2 + x3 और प्लस डैश डैश कर दें x6 बराबर 28 से गुणा करिए, 6 8 अच्छा 48, 6 8 48 का 8 हाथ में लगा 4 और 6 दूनी 12 और 12 4 16, कितना आ गया 168। इसको आप समीकरण कितना मानिए 2 मानिए, ठीक। अब देखिए तीसरी दफा हमको कह रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का माध्य दिया है 32 है। अंतिम से 6, तो अंतिम से 6 क्या हो जाएगा x6
x7 x8 x9 x10 x11 हो गया। तो लिखेंगे x6 x7 डैश डैश कहाँ तक x11 तक। ठीक, इनका माध्य मतलब x6 प्लस x7 प्लस x8 और प्लस डैश डैश कहाँ तक x11 और बट्टा में इनकी कुल संख्या कितनी है, तो बोला अंतिम 6, तो अंतिम 6 मतलब बट्टा में 6 और बराबर इनका माध्य कितना दिया, अंतिम 6 का माध्य दिया है 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा जब करेंगे तो क्या मिलेगा, x6 प्लस x7 प्लस x8 और प्लस डैश डैश कहाँ तक x11 बराबर गुणा के 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1 छत्री 18 1 19 192। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब आप तीनों समीकरण को ध्यान से देखिए, समीकरण ये और समीकरण ये। यहाँ पे कै गो टर्म है 11 गो, यहाँ पे कै गो 6 गो, यहाँ पे कै गो 6 गो। अच्छा ये बताइए अगर इन दोनों को जोड़ करके हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें मिल जाएगा लास्ट वाला टर्म, मिलेगा ना। तो पहले इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 का LHS में LHS को, RHS में RHS को। समीकरण 2 में है x1 से लेकर के x6 तक, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश कहाँ तक x6 तक प्लस। यहाँ पे समीकरण 3 में क्या LHS है, x6 से स्टार्ट है तो पुनः x6 प्लस x7 प्लस डैश डैश कहाँ तक x, यहाँ पे 11 रहेगा 11 और बराबर इधर राइट वाला जुड़ेगा मतलब 168 और प्लस 192। जोड़िए क्या होगा, यहाँ से देखिए तो x1 x2 x3 सबको ऐड करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 x6 इसमें 2 बार है तो क्या करते हैं हम लोग x6 को अलग कर देते हैं, 1 से 11 तक 1 तक कर देते हैं, तो ये डैश डैश कहाँ तक हो जाएगा x11 तक हो गया और इसमें बच क्या गया एक्स्ट्रा x6 और बराबर इसको जोड़िए 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1 6 और 9 15 1 16 का 6 हाथ में लगा 1 2 और 1 3 360 आ गया। समझिएगा हमने क्या कर दिया कि समीकरण 1 का LHS 1 से लेकर के 6 तक था तो 1 से लेकर 6 तक लिख दिया, फिर समीकरण 2 6 से लेकर 11 तक था तो समीकरण 2 6 से लेकर के 11 तक लिख दिया। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 6 2 बार है तो 6 को एक बार यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x11 x, ठीक। तो यहाँ पे हम x1 से लेकर के x11 तक लिख दिए, x6 जो है 2 बार था एक बार यहाँ पे लिख दिया और ये 300 था। अब देखिए इतना का मान हमारे पास कुछ दिया है x1 से लेके x से 11 तक, x1 से लेकर के x से 11 तक कितना है 330, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 330 प्लस x6 बराबर 360। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए x6 का मान चाहिए, तो x6 बराबर 360 और माइनस 330 बराबर कितना आ गया 30 लिखेंगे। अतः आंकड़ों का छठा पद पूछा है ना, क्या पूछा है तो छठा परिणाम लिखेंगे। अतः इधर लिखना पड़ेगा, अतः छठी परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 30 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट द्वारा। सेम इसी प्रकार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी प्रकार बनाना होगा। इस प्रकार बनाओगे तो 4 नंबर का होगा, तो 4 नंबर गारंटी के साथ मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, माना x1 x2 x3 11 परिणाम है, 11 परिणाम, और इसको राइटिंग मतलब लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए 11 परिणाम हैं, ठीक। अब यहाँ से प्रश्न से हो जाएगा इतना चीज। सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में बना के। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड आप इतने में बना लीजिएगा। क्वेश्चन में हमारे कह रहे हैं कि 11 परिणामों का औसत
11 परिणामों का माध्य। तो माध्य का मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 11 परिणामों का माध्य होगा, तो इसका योग निकाल लें हम। योग बराबर क्या हो जाएगा? अरे देखिए, माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग अब बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है? माध्य दिया है, संख्या दिया है, लेकिन इनका योग नहीं दिया है। तो यहां से योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा माध्य गुणे संख्या, माध्य गुणे संख्या। अब देखिए समझिएगा, 11 परिणामों का माध्य मतलब संख्या, पहले योग निकाल लीजिए आप 11 परिणामों का। तो 11 गुणे इनकी संख्या कितनी है? संख्या तो इतनी है, माध्य कितना है? 30। तो 11 गुणे 30 बराबर कितना हो गया? 330। ठीक, उसके बाद करें 6 परिणामों का माध्य 28 दिया है। तो 6 परिणामों का माध्य मतलब 6 गुणे 28 बराबर 6 में 28 से गुणा किए हैं, कितना आया है? 6 में 28 से गुणा किए हैं तो 168 आया, यही है ना? 6 में 28 से 168, ये हो गया 168। और फिर कह रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का माध्य, तो 6 गुणे 32 बराबर ही कितना आ गया? 192। अब क्या करिए कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 का 0, 6 9 15, 1 16 का 6, 2 1 3, 360। 360 में से इसको घटा दीजिए, 330 को घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 30 है। तो ये शॉर्ट मेथड। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बना दीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा, लैंग्वेज में बनाने को पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना होगा। ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, प्रथम 9 का माध्य 23 है, अंतिम 9 का माध्य 18। तो 9वां प्रेक्षण सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किसी कक्षा के 21 छात्रों का माध्य बा। तो आप सिंपल समझिए कि 21 परिणामों का माध्य 52 कीजिए, प्रथम 11 परिणामों का माध्य 50 और अंतिम 11 का 54 बन जाएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कक्षा का 25 छात्रों का, तो 25 परिणामों का माध्य दे दिया 54। फिर कह रहे कि 11वें छात्र का माध्य ज्ञात करें। अच्छा, ये 3 का ही था। और कह रहे प्रथम 13 का माध्य 57 और अंतिम 13 का माध्य 63, ये भी बना लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5, 23 प्रेक्षणों का माध्य दिया है और 34 और प्रथम 12 का दिया है 32 और अंतिम 12 का दिया है, बन जाएगा, भारी नहीं है। इसमें से 1 से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, सब का सब क्वेश्चन बनेगा एक ही कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और कल हम लोग इसमें और थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत बंटन का हम लोग निकालेंगे, मतलब जिसमें हमको दिया होता है बारंबारता, उसको निकालना सीखेंगे। ये तो छोटा सा क्लास था, कॉन्सेप्ट प्लस इंट्रोडक्शन था, और एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक आप लोग बना लेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।